प्लस आर स्क्वायर। यस, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो अब वही चीज है कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट बेस इक्वल्स टू एक्स, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू वाई, हाइपोटेन्यूज इज 3√5, ये हमें दिया हुआ है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट x square plus y square is equals to 3√5 का होल स्क्वायर। कैन वी राइट? बोलो, लिख सकते हैं? यस मैम। x square plus y square is equals to 45। स्क्वायर करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 5 सा 45। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें क्या कहा है, स्मॉलर साइड इज ट्रिपल, है ना। बेस परपेंडिकुलर की जगह हम लिख लेते हैं स्मॉलर साइड। स्मॉलर साइड इक्वल्स टू x एंड लॉन्गर साइड इक्वल्स टू y। दो साइड्स लेनी है ना। अब स्मॉलर साइड इज ट्रिपल सेकेंड केस में, so that means 3x whole square. Longer side is double, 2y whole square is equals to 15 square. Can we write? यस मैम। Again Pythagoras theorem apply करी। अब स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दिया, लॉन्गर को डबल कर दिया और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 15 अप्लाई कर दी। तो ये आ गया 9x square प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, है ना। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इनको हमने सॉल्व करना है। x स्क्वायर की वैल्यू लिख लो यहाँ से, या y स्क्वायर की वैल्यू लिख लो फर्स्ट इक्वेशन में से और उसको सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैं y स्क्वायर की वैल्यू लिख रही हूँ 45 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, 45 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू 225 यूजिंग 1। तो ये आ गया 9x स्क्वायर प्लस 180 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225। अब 9 माइनस 4, 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 180, ठीक है। अब देखो इसमें वो तो है ही नहीं ना, हमारे पास x वाली टर्म तो है ही नहीं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली शिफ्ट करके कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ, x को एक तरफ। x स्क्वायर आ गया 9, 45 डिवाइडेड बाय 5 और x की वैल्यू आ गई 3। अब x आ गया तो अब आप y भी निकाल सकते हो। x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 9 बन गया x स्क्वायर 3, x 3, x स्क्वायर 9, 45 माइनस 9 36, y स्क्वायर की वैल्यू 36, तो y की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। एंड यूजिंग 1 वी कैन फाइंड y इक्वल्स टू 6 एंड सो बस ये हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, आई यस होप मैम। कि बाकी स्टूडेंट्स को पूरी स्टेटमेंट नहीं पता है, बट वो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था एक राइट ट्रायंगल का, और फिर हमें ये कहा गया था कि अगर हम स्मॉलर साइड को ट्रिपल कर दे, लॉन्गर साइड को डबल कर दे, तो हाइपोटेन्यूज 15 बन जाता है। तो बस दो इक्वेशंस बना ली हमने दोनों सिचुएशन से और फिर उनको सिंप्लीफाई कर लिया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, इज इट ओके? यस मैम। और कोई डाउट बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज आस्क। नहीं, फिर हम बुक में से कंटिन्यू करें। यस मैम। चलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 हम कर रहे थे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने डिस्कस कर लिया था, और फैक्टराइजेशन मेथड कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं,
फिर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स थी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हम कर रहे थे। आई थिंक 2 स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हमने कर ली थी जहां तक मुझे याद है। बुक ओपन कर लो, पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 5 से हमने स्टार्ट करना है। देखो ये क्वेश्चन फिर से राइट ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ही है। आप ओपन कर सकते हो अपनी बुक्स, एक्सरसाइज 4.2, पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन रीड करो और देखो, अगर तो आपने पहले से किया हुआ है चैप्टर, फिर आपने पहले आंसर नहीं देना। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया हुआ है वो कोशिश करें। क्या दिया हुआ है? द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना। ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ये मैंने राइट ट्राइंगल बना दिया, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस, hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. हमें दिया हुआ है altitude is 7 centimeter less than the base, है ना। अब वही स्टूडेंट्स, आप मेरे को पहले तो ये बताओ, आप इसको 2 वेरिएबल्स एज्यूम करोगे या एक एज्यूम करोगे? क्या समझ आ रहा है क्वेश्चन पढ़ के? मैम 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल किसने बोले? मैम शान। ओके शान, ओके। अदरवाइज स्टूडेंट्स, मैम नो परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों निकालना है तो फिर x एंड y। एक्स एंड वाई ले लो, ये भी बात बिल्कुल सही है कि क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द 2 साइड्स, दोनों निकालने हैं हमने, तो हम x और y ले लेते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलो अगर मैं इसको x और y लेके करती हूँ तो हम कहते हैं लेट बेस इक्वल्स टू x, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू y और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो जब भी राइट ट्राइंगल होगा तो हमारी इक्वेशन किससे बनेगी? पाइथागोरस से। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, है ना। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर, इज 7 लेस देन द बेस। इसका मतलब क्या हुआ? ये है ऑल्टीट्यूड इक्वल्स टू 7 लेस देन द बेस, x माइनस 7। ठीक है, अब वही बात है स्टूडेंट्स, अगर तो आप 2 वेरिएबल से कर रहे हो तो आपकी 2 इक्वेशंस बनेंगी, एक वेरिएबल से कर रहे हो तो एक इक्वेशन बनेगी। ये चीज आपको पता है ना। जितने हमारे अननोन्स होंगे उतनी हमारी इक्वेशंस बनती हैं। अगर हम x और y लेके कर रहे हैं तो हमारी ऐसे 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। और अगर हम सिंगल वेरिएबल से करते हैं फिर हम कहते हैं लेट बेस इक्वल्स टू x और परपेंडिकुलर हो गया x माइनस 7, क्योंकि लिखा हुआ है परपेंडिकुलर इज 7 लेस देन द बेस, हाइपोटेन्यूज इज 13, तो हमारी सिर्फ एक ही इक्वेशन बन जाती, इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। ठीक है ना, सिर्फ यही इक्वेशन बन जाती और हम यहीं से इसको सॉल्व कर लेते। अब यहाँ पे 2 बनी है तो y के प्लेस पे हम वैल्यू रख देंगे x माइनस 7 और फिर से हमारी सेम इक्वेशन बन जाएगी जो एक वेरिएबल से बनेगी। तो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन को ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, जैसे आपको समझ आता है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के लगता है कि फाइंड द 2 साइड्स कहा है, 2 साइड्स बोला है, तो हम x और y ले ले, तब आपने x और y लेके शुरू कर लेना है क्वेश्चन। ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को पढ़ो, आपके 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। अगर आपको लगता है एक इक्वेशन से एक वेरिएबल से कर सकते हो तो वो आप ऐसे अज्यूम करोगे और ऑटोमेटिकली फिर से आपकी एक ही इक्वेशन बन जाएगी और वो की क्वाड्रेटिक होगी। समझ आई बात ये चीज? यस मैम। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम इस चीज में?
बोलो स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम इस चीज में? नो मैम। ठीक है, अब अगर तो मैंने 2 वेरिएबल से किया तो अब मैं क्या करूंगी, y के प्लेस पे x माइनस 7 रखूंगी, पुट 2 in 1, अब मेरे को ये आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर। शिफ्टिंग करी हमने, 169 इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देती हूँ, अब ये इक्वेशन बन गई। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे फैक्टर्स भी इजीली नजर आ रहे हैं वैसे तो, देखो -12 + 5 बन रहे हैं ना। अगर इजीली नजर आ जाते हैं आपको, ठीक है, नहीं नजर आते, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं लिखा होगा कि आपने कौन सा मेथड यूज करना है। एग्जाम में तो बस स्टेटमेंट प्रॉब्लम होगी, आपने इक्वेशंस बनानी है और आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, उसके ब्रैकेट में लिख देना रिजेक्टेड। एक्स की वैल्यू आ गई 12, यानी बेस आ गया 12, और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 12 - 7 5। ये हमारे 2 आंसर्स आ गए। बताओ अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं तो बस सारे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स यही है, क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने आपको सब कुछ करा दिया है चैप्टर में, क्या हमारे फॉर्मूलाज हैं, किस टाइप के डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं हमारे आगे सब टॉपिक्स, वो मैंने आपको सब कुछ करवा दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस, शान ने आंसर लिखा हुआ है चैट बॉक्स में। शान, दैट्स गुड, करेक्ट है। और बाकी बस अब आपके पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ही हैं डिफरेंट टाइप्स की, ये उनको रीड करो, इक्वेशंस बनाओ, सॉल्व करो, यही है आपका मेन जो काम है। बोलो, समझ आ रही है बात? यस मैम। अब आप वही बात है स्टूडेंट, जितनी फिर आप प्रैक्टिस करते रहोगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की, उतना इजी हो जाएगा आपके लिए फिर, है ना। यस। चलो, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है, a cottage industry produces a certain number of poultry articles in a day. It was observed that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production is 90, find the number of articles produced and the cost of each article. अंजी, बताओ मेरे को कैसे करेंगे आप, प्लीज एनीवन, कैसे करेंगे स्टार्ट? जिसने पहले किया हुआ है वो आंसर मत देना, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इस चैप्टर को उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है वो आंसर करेंगे। रेज योर हैंड्स, कौन कौन स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चैप्टर कर रहे हैं, पहले मुझे भी तो पता चले ना। ओके, शान फर्स्ट टाइम कर रहे हो, गुड। ओके, आदिल भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, अंकित, ओके ओके, मतलब जानवी, रोहन, सौम्या एंड श्रेया, आप 4 स्टूडेंट्स ने ये स्कूल में चैप्टर किया हो, ठीक है। हम स्कूल में कराया तो था बट समझ कुछ नहीं आया था। हाँ चलो कोई बात नहीं बेटा, मतलब फॉर द, वैसे हम कहें तो आपने एक बार स्कूल में आपके टीचर ने ये डिस्कस किया हुआ है आपके साथ, है ना। और शान, आदिल, अंकित, भवित, कमल और परजोत, आप लोग इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हो, है ना। मैम नहीं करा मैम, हैंड रेज नहीं। हाँ जी, मैम वो हैंड रेज नहीं हुआ, वो लोड करी जा रहा है। आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो सौम्या? यस मैम। ओके बेटा, तो चलो फिर ठीक है। अब चलो सौम्या आप ही शुरुआत करो
फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या लगता है आपको, क्या क्या एज्यूम करें? क्वेश्चन रीड करो और मेरे को बताओ क्या एज्यूम करें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो। स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, क्या लें हम, एक्स वाई लें, खाली एक्स लें, कैसे करें आपके हिसाब से? ये क्वेश्चन आपने करना है, बोलो। बोलो सौम्या। Yes, mama. मैम कैन आई वेट अ मिनट, 1 मिनट सौम्या से पूछ लेते हैं अंकित, नहीं तो फिर आप बताना। Ma'am, single variable होगा। हाँ जी, नहीं बेटा, आप ये बस सोचो कि आप ये सोचो कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है कि हमें इसे एक वेरिएबल से करना चाहिए या दो से? दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, घबराने वाली बात नहीं होती है। आप कैसे भी शुरू कर सकते हो, मैंने आपको बताए हैं ना। तो आप बताओ, आपको क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ में आता है? सपोज आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या समझ में आता है क्वेश्चन पढ़ के कि हम क्या एज्यूम करें? हमने क्या कहा है क्वेश्चन में? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आर्टिकल। को हम x ले लेंगे। ओके चलो, हमने कहा लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हम ले लें x। ओके, और फिर कॉस्ट क्या होगी? अब स्टूडेंट्स वही बात है, देखो मैंने आपको बताया है, आपसे कॉस्ट भी पूछी है, या तो आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल को y ले लो, या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than twice the number of articles, 3 plus 2x, ठीक है ना? आप किसी भी तरह से ले सकते हो। शान आपने बोला x and y ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने एक वेरिएबल से करना है तब आप y की जगह स्टेटमेंट दी हुई है ना क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज 3 more than twice the number of articles। स्टूडेंट्स मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ, समझ के करो, जैसे आपको समझ में आता है। आपने याद नहीं करने हैं क्वेश्चंस को, कि अगर तो आपको लगता है कि दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक को x ले लो, एक को y ले लो, तो ऐसे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाता है कि हम कॉस्ट को ये ले सकते हैं, तो ये ले लो। अगर नहीं समझ आता है तो सीधा सीधा x और y लो और क्वेश्चन स्टार्ट करो। समझ रही हो मेरी बात? बोलो। देखो स्टूडेंट्स, जो मुझे पता है, आई एम नॉट टॉकिंग एज अ टीचर, मैं स्टूडेंट के बिहाफ पे बात कर रही हूँ कि जो मेरा माइंडसेट है वो यही है कि जैसे जैसे मेरे को क्वेश्चन में अगर दो चीजें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हमारे मन में सीधा सीधा आता है कि हम एक को x ले लें, एक को y ले। अगर हमें एक चीज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो हम क्या करते हैं? x लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो माइंडसेट यही होता है ना हमारा, बोलो यस और नो? Yes, ma'am. है ना? हाँ, तो जैसे अभी शान ने मुझे चैट में लिख के दिया कि मैम x और y ले लो, तो मेरा भी, अगर एज अ स्टूडेंट में बात करती हूँ, क्योंकि एज अ टीचर तो मेरे पास बहुत से तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मुझे पता है, मैं क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आती हूँ कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, एंड आई कैन डू इन दैट वे। बट अगर हम स्टूडेंट्स की उस तरह से बात करें तो हमें यही लगता है कि दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक को x ले लो, एक को y ले लो। अब हम उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि it is observed that cost of production of each article means y equals to 3 more than twice the number of articles। तो ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद मुझे दिया हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 90। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, है ना?
खुद सोचो, अगर आप 10 पेन खरीद रहे हो, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो टोटल कितनी कॉस्ट हुई? 5 10 50। वही चीज है, एक्स आर्टिकल्स है, एक की कॉस्ट y है, तो टोटल कॉस्ट क्या हुई? एक्स वाई इक्वल्स टू 90। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या हो गया? x into 3 plus 2x is equals to 90। और अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लूं, तो ये 90 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये मेरी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप जिस मेथड से आपको लगता है आप सॉल्व कर लो। आपको फैक्टराइजेशन से लगता है आप कर सकते हो तो फैक्टराइजेशन से कर लो, नहीं क्वाड्रेटिक से कर लो। इक्वेशन बनाने में बताओ कोई प्रॉब्लम आई? समझ आया कैसे इक्वेशन बननी है? यस मैम। अब जरा इसको सॉल्व करके फटाफट आंसर निकाल लो, बीच बीच में सॉल्व करते रहना चाहिए ना खुद। मैम एक सॉल्व करो। मैम मैं मेरी क्लास लीव हो गई थी। हाँ बेटा देखो, वही आदिल आप हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं, 6 क्वेश्चन ही, हमने नया नहीं स्टार्ट किया है ना। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स x ले लिया, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल y ले, है ना। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक को x एक को y। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए कैसे दिया हुआ है? इट वाज ऑब्जर्व दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, is 3 more 3 plus twice the number of articles 2x। बन गई फर्स्ट इक्वेशन। यस मैम। फिर उसके बाद दिया हुआ है टोटल कॉस्ट इज 90। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। यस जैसे आप 10 पेन्स खरीदते हो, एक की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट हो गई 10 into 5। वही बात है, x आर्टिकल्स है, एक की कॉस्ट y है, तो टोटल कॉस्ट हो गई x y। सेकंड इक्वेशन बन गई मेरी x y इक्वल्स टू 90। अब y के प्लेस पे मैंने ये वैल्यू पुट करी 3 plus 2x और ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करो जरा, बताओ किस मेथड से कर रहे हो? बताओ फैक्टराइजेशन कर रहे हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इतना तो बताओ। मैम x की वैल्यू 6 आ गई। कौन से मेथड से किया अंकित? मैम मैम मेरा आंसर आ रहा है मैम, मैंने उससे फैक्टराइजेशन से किया। ओके वर्जोत, आपने फैक्टराइजेशन से किया है, तो आपने क्या स्प्लिटिंग करी? बोलो, स्प्लिटिंग करी होगी ना फैक्टराइजेशन में, क्या करी स्प्लिटिंग? मैम मेरा आंसर तो मैम और कुछ नहीं कर रहा मैम। नहीं, आप मेरे को स्प्लिटिंग बताओ ना पहले, तभी मैं देखूंगी ना। मैम x स्क्वायर minus 15x plus 12x minus 180 is equals to 0। ये 180 कैसे मैम बनाती है? इस मेथड से नहीं किया मैम मैंने। बेटा जिस मर्जी मेथड से करो, इक्वेशन तो यही बनेगी। मैम मैंने यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल को x ले लिया मैम। हाँ, गिवन कॉस्ट को मैम 90 था मैम, वो ले लिया, और टोटल कॉस्ट में 90 by x ले लिया मैम मैंने। अपनी नोटबुक ओपन करके दिखाओ, फोकस करो जरा नोटबुक पे। श्रेया आपने किस मेथड से सॉल्व किया है? अंकित किस मेथड से सॉल्व किया है? मैम मैंने फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से। तो बताओ क्या फैक्टराइजेशन किया है? मैम देख लो। x इक्वल्स टू -3। अमरजोत मैं देख रही हूँ आपकी। नहीं, स्प्लिटिंग क्या करी है बेटा? मैम मैंने तो d निकाल के किया है ना। मैम 2x plus 15x minus 12x minus 90 is equal to 0। मैम फिर कॉमन Okay. लेके x 6 आ जाएगा। अंकित आपका तो ठीक है, और डी निकाल के किसने किया है? मैम श्रेया। श्रेया आपका फिर आंसर क्या आ रहा है? x इक्वल्स टू 6। यस जो मैम। दिखाओ बेटा, देख रही थी मैं आपकी नोटबुक। हाँ श्रेया आपका भी ठीक है। अब आपने क्या करा? आपने कहा प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल भी x, है ना।
तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपकी हो गई 90/x। ठीक है, तो तुमने इक्वेशन कैसे बनाई, x इक्वल्स टू 2 इंटू 90/x प्लस 3। ठीक है, तो तुम्हारी इक्वेशन बनी x² प्लस 3x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ओके, माइनस हो गया इधर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तुम्हारी वैल्यू आई। हाँ, तो ठीक है बेटा वर्जोत, तुम्हारा भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। बंद कर लो कैमरा तुम्हारा, क्योंकि तुमने x क्या माना है बेटा, तुमने x माना है कोस्ट, तो कोस्ट तो 50 नहीं आएगी ना यहाँ पे हमारी भी। ठीक है, तो आपका भी ठीक है वर्जोत। ओके, मैम तो आंसर -12 और 15 है ना? नहीं मैम नहीं मैम 6 है मैम। 6 6 एंड 15 है ना। कोस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल्स आएगा 6 एंड कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आएगी ₹50। अब स्टूडेंट जिन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व करा है उनका x इक्वल्स टू 6 आ गया। x का मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6, और अब वो कोस्ट निकालेंगे 3 + 2 × 6, 3 + 12, तो कोस्ट आ जाएगी ₹15। ठीक है बात, समझ रहे हो श्रेया, अंकित? यस मैम। है ना? Yes. तो आप लोगों का आंसर आ गया। और वर्जोत आपने इसको माना था x, तो आपका इसलिए x इक्वल्स टू 15 आ रहा है। और फिर जब उसको 90 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स से आपका भी 6 आ जाएगा। ठीक है Yes, वर्जोत? ma'am. Yes. तो अब बताओ स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? बोलो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज रेज योर हैंड्स। नहीं है? मैम डी क्या आया था आपका? बेटा d निकालो, d यहाँ से आ जाएगा 9 - 4 × 2 × -90, 729 आएगा बेटा। 729 ही आ रहा है ना श्रेया डी? यस मैम। हाँ जी, देखो ठीक है बेटा। जानवी, इज इट ओके? ना मैम मेरा गलत आया है। हाँ, फिर चेक करो। देखो b² - 4ac, a लिखा था, a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ये चेक यस करो। मैम ये तो ठीक है, बट कैलकुलेशन तो गलत फिर है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या तो फिर बेटा। और √d क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 27। यस मैम। और फिर उसके बाद आप x निकाल लोगे, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 84 पे एग्जांपल्स हैं, उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स वाली डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 84 एग्जांपल नंबर 11 ओपन कर लो, जिनका ये क्वेश्चन हो गया पेज नंबर 84। आप समझ लो सिर्फ क्या लिखा हुआ है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं हमने, क्या लेंगे? मैम पेज नंबर 84। जब हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेते हैं तो क्या लेते हैं? X plus x and x+1। अब हमने लेने हैं कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स जैसे +1 plus 3 x plus 5 नहीं, अब स्टूडेंट्स दो तरह से ले plus सकते 1 plus 3 हो, x+1 x+3 भी ले सकते हो, या x and x+2 भी ले सकते हो। अब मैं x plus 5 क्यों नहीं ले सकते? बेटा बट कंसेक्यूटिव आ गया ना। कंसेक्यूटिव में मैंने आपको कहा था xy मत लो। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो बिना गैप के आते हैं। ओके अंकित, आप ना क्लास जल्दी छोड़ देते हो लास्ट के 15 मिनट्स। ये क्वेश्चन भी हमने पिछली क्लास में लास्ट के 15 मिनट्स में डिस्कस किया था, और आप हमेशा 15 मिनट पहले गायब हो जाते हो क्लास से। टाइम से क्लास छोड़ा करो।
ठीक है, कंसेक्टिव बेटा, कंसेक्टिव होते हैं जैसे 12, 13, 15, 16। तो जब हमें कंसेक्टिव लिखा होता है ना, तो हम लेते हैं x एंड x+1। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स के बीच में हमारा कोई भी दो कंसेक्टिव, आप देखो ऑड इंटीजर्स, तो इनके बीच में 2 का गैप होता है, ये होते हैं ऑड इंटीजर्स। तो अगर एक x है हमारा, तो दूसरा कैसे आएगा, x+2 से। ठीक है, आप चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों वेज ठीक है। और अब उन्होंने क्या कहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 290, तो उनके स्क्वायर्स करके उसका सम करना है। मैम एक बार पेज नंबर बता दो। पेज नंबर 84 बेटा, आपकी बुक में पेज 84 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 11 मैं ये डिस्कस कर रही थी। Find 2 consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. तो हमने consecutive odd integers कैसे लिए, x and x+2। odd numbers हैं, odd numbers के बीच में 2 का गैप होता है, तो अब उनके स्क्वायर्स का सम जो है दैट इज 290। बस यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी फटाफट। इसको हम आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे। 290 को इधर शिफ्ट कर लेंगे, और ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। बस इक्वेशन बनानी आ गई, उसके बाद सॉल्व करने का तरीका आप सबको आता है। अगर आपको फैक्टर्स नजर आते हैं तो फैक्टर्स से कर लो, फैक्टराइजेशन से, नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो। सारे क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व हो जाते हैं। मैम मुझे x+2 समझ नहीं आया मैम। मैम ये तो इवन होता है ना 2? हाँ जी, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। मैम 2 तो इवन होता है ना मैम, ये बेटा थोड़ी 2 तो इवन होता है, बट जो ऑड नंबर्स होते हैं उनके बीच में भी तो 2 का ही गैप होता है ना। हम कोई Yes, x ma'am. की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। अब x की वैल्यू हम ऑड मान रहे हैं, तो जो नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा वो 2+ करके आएगा। ओके मैम। x को हम कुछ भी मान सकते हैं ना, तो इसलिए Yes, हम ma'am. x एंड x+2 भी ले सकते हैं। अगर हम x+1 लेते हैं पहला नंबर, तो उसमें +2 करके अगला नंबर क्या बन जाएगा, x+3। इससे भी आ जाएगा क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर तुम्हारा x क्या आएगा, यहाँ पे इवन नंबर आएगा जब आप सॉल्व करोगे। तो ऑड निकालने के लिए उसमें +1 और +3 करने पड़ेगा। ठीक है, x को हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने ऑड मान लिया क्योंकि ऑड फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर कैसे आएगा, +2 करके। तो इसलिए मैंने कंसेक्टिव को ले लिया x एंड x+2। ओके मैम। ओके, यस मैम। हाँ जी स्टूडेंट्स, इज इट ओके? यस मैम। यस मैम। आगे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12। चलो एग्जांपल नंबर 12 डिस्कस करते हैं। लेट अस सी, बुक का सॉल्यूशन नहीं देखना, हमने अपने आप देखना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a rectangular park is to be designed such that whose breadth is 3 meter less than the length. Its area is 4 square meters more than area of a park that has been already made in the shape of isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park and altitude as 12 meter. Find the length and breadth of the rectangular park. फिगर आपको दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, एक तो रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके ऊपर एक ये ट्रायंगुलर पार्क है। अब ट्रायंगुलर पार्क का अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ये दी हुई है 12 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है क्वेश्चन में। क्या लें हम, लेंथ को x, ब्रेड्थ को y ले लें? यस मैम। यस मैम। लेंथ x, ब्रेड्थ y। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन द लेंथ। हमने कहा लेट लेंथ इक्वल्स टू x, ब्रेड्थ इक्वल्स टू y। y is equal to x minus 3. बिल्कुल सही। ब्रेड्थ इक्वल्स टू 3 लेस देन द लेंथ,
सो y इक्वल्स टू x माइनस 3 हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन अब क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क is 4 more than the area of triangular park। ये लिखा हुआ है ना, area of rectangular park is 4 more than area of triangular park। बनाओ इससे इक्वेशन बनाओ। अब सेकंड इक्वेशन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या बनेगा, क्या होता है मैम एरिया रेक्टेंगल तो का एक्स वाई क्या मैम एक्स वाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक्स वाई इक्वल्स टू 4 मोर 4 प्लस, ठीक है ना। यस मैम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होएगा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बिल्कुल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट दी हुई है यस ना, तो क्या Yes. फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू वाई इंटू 12। तो ये आ गया एक्स वाई इक्वल्स टू 4 प्लस 6y। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई ना। यस अब y मैम के प्लेस पे हम x माइनस 3 रख लेंगे यहाँ पे, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब हम यहाँ लिख रही हूं मैं सेंटर में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6x माइनस 18। एक तरफ शिफ्ट किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब सीधा सीधा स्प्लिटिंग नजर आती है, -7 -2। छोटे नंबर होते हैं तो स्प्लिटिंग इजी होती है। 14 चाहिए और -9 चाहिए ना, -7 -2। यस तो यहाँ से हमारी वैल्यूज आ जाएंगी, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है, और x की वैल्यू आ गई तो हम y निकाल लेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझो और फिर बस अपना करते जाओ। देखो जब हम x की वैल्यूज निकालेंगे तो हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी, 7 और 2। फिर जब हम y निकालेंगे तो 7 माइनस 3 y आ गया 4, 2 माइनस 3 y आ गया -1, और -1 हो नहीं सकता, तो यानी a की वैल्यू लेंगे हम x इक्वल्स टू 7 और y आ जाएगा हमारा 4। तो लेंथ हो गई 7, ब्रेड्थ हो गई 4, और जब हम इसको रख के y निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, तो उसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे रिजेक्टेड। तो जब y रिजेक्ट हो गया तो ये वाला x भी रिजेक्ट हो गया, और फिर हमारे पास आंसर यहाँ से आ जाएगा x 7 y 7 माइनस 3 4। बोलो समझ आई बात? यस मैम बताओ प्रॉब्लम कुछ, नो मैम। क्योंकि स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से ही पूछने हैं। मैम इसकी सेकंड इक्वेशन नहीं आई समझ। सेकंड इक्वेशन पढ़ो जरा, क्वेश्चन पढ़ो बेटा, देखो यहां से पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, इट्स एरिया पढ़ो जरा इसको बेटा। जानवी लाउडली पढ़ो बेटा, सभी सुनेंगे। Oh yes ma'am. Its area is to be 4 square meters more than the area of a park that has already been made up in the shape of an isosceles triangle with its base as its breadth of the rectangular park and its altitude 12 meter. क्या लिखा हुआ है, एरिया, इट्स एरिया, इट्स मतलब रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया जो है वो है 4 मोर देन एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्क, है ना, यही है ना इसका मतलब। Yes ma'am. तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क निकालो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ,
तो एरिया क्या हो गया, एक्स वाई, X and Y. यही लिखा मैंने। 4 मोर तो 4 प्लस लिख दिया, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हाइट दी हुई है तो कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है y, हाइट है 12, हाफ इंटू वाई इंटू 12, और 2 और 12 कैंसिल हो गए तो क्या आ गया, 6y। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और उससे हम सॉल्व करके x निकाल लेंगे और फिर यहाँ से y निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। इज इट ओके नाउ? Yes, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. ओके, चलो स्टूडेंट्स अब जरा बुक में से क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से, क्वेश्चन नंबर 1 तो इजी है, आपको इक्वेशंस दी हुई है, आपने उनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना आपको आता है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं दी हुई है, बट जब आप एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करते हो तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और फिर आपने उसको सॉल्व करना होता है। तो मैं अब आपको एक्सरसाइज 4.3 करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से। और जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है मंडे को, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से अभी पूछ लो बेटा। आज की क्लास में अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी और चैप्टर का भी अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट है हमारा x minus 1 by x equals to 3, x is not equal to 0, find the roots of the given equation। रूट्स का मतलब सॉल्व करनी है। अब नेचुरली ये कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, है ना। वही तरीका होता है हमारा, या तो एलसीएम से हर एक को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। फ्रैक्शन है हमारे पास, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो, एक्स है ना, अब इसका एलसीएम तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैम इससे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो मैम। हाँ वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका एलसीएम ले लो, एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैम ये इजी, जैसे भी बेटा, बट क्या होता है ना कि कई बार हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता, तो हम दोनों तरह से सोच के कर सकते हैं, जिसको जैसे इजी लगता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है मल्टीप्लाई करके करना है तो उसका सीधा सीधा ये आ जाता है, और फिर आप इसको शिफ्ट करते हो, फिर आपकी वही इक्वेशन बन जाती है। जैसे आपको इजी लगता है आप लिख सकते हैं, कर तो वही चीज रही है ना, हम अल्टीमेटली एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस अब आपने ये आपकी सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको आपने सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से सॉल्व करो। बट देखो अगर आप यहाँ पे कोशिश करोगे आपके फैक्टर्स बनेंगे ही, देखो बना के बन से है, नो मैम, बनेंगे ही नहीं इसमें, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b मैम स्क्वायर दूसरा वाला यूज कर ले मैम, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस अपॉन प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac हाँ अपॉन जी 2। कर लो बेटा। उसमें क्या होता है, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स कि जब तुम d की वैल्यू इकट्ठी निकालने की कोशिश करते हो ना, तो कई बार गलती हो जाती है, रूट के अंदर निकालने की कोशिश करते हो, तो इसलिए मैं d की वैल्यू पहले निकलवा देती हूँ। सिर्फ इतना सा मेरे को, इसलिए कि स्टूडेंट्स इजी हो जाता है। आप डायरेक्ट भी निकाल के लिख के कर सकते हो। अब रूट डी क्या आ गया, रूट 13, क्योंकि 13 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो हम रूट 13 लिख देंगे। रूट डी की वैल्यू एक्स हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a माइनस ऑफ माइनस 3 प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। दो वैल्यूज आ गई एक्स की, एक Yes. 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2 और एक 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। इसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे क्वेश्चन।
ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शन में अपॉन एक्स की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तब भी आप उसको एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 is equals to 11 upon 30। ठीक है, अब यहाँ पे तो देखो वही बात है कि इतना बड़ा हमारा एलसीएम आएगा तो हम ये नहीं कह सकते कि एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते, मुश्किल हो जाएगा ना, तो हम एलसीएम लिख के ही सॉल्व करते हैं। x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 ये हमारा एलसीएम हो गया। तो इधर 1 के साथ x माइनस 7 आ गया और इधर x प्लस 4 आ गया इक्वल्स टू 11/30। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सबसे कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट्स की वो यही होती है कि ये बीच में माइनस साइन है। तो जब माइनस साइन होता है बीच में तो हमारे ब्रैकेट के अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, होते हैं ना चेंज। यस मैम। हाँ, तो बस ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो इसको साइन को चेंज करना भूल जाते हैं। बताओ जरा जब सॉल्व करके क्या आएगा। मैम आपने x माइनस 7 सबसे पहले के लिखे एंड देन x प्लस 4 क्यों करा? बेटा एलसीएम लो ना, एलसीएम ये आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम इसमें नहीं, उसके ऊपर। जब हम फिर क्या करते हैं, देखो जैसे हमारा सिंपल सा होता है 1/3 माइनस 1/5 है ना, 15 एलसीएम हो गया। फिर हम क्या करते हैं 15 को 3 से डिवाइड करते हैं ना, यस मैम। और फिर जो आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यस मैम। वही चीज करी, इसको x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पहले क्या आएगा, x माइनस 7। यस मैम। अब यहाँ पे ये x प्लस 4 बचा, क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो ये बस ध्यान रखना है कि आपने ब्रैकेट्स में लिखना है। समझ आई बात? यस मैम। ब्रैकेट्स जरा ओपन करो और देखो क्या आएगा आपका, ब्रैकेट्स ओपन करके क्या बन रहा है। मैं जरा मार्कर में इंक डाल रही हूँ, आप लोग करो इतना। x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 ये आ जाएगा ना, और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। मैम नीचे आ रहा है x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। हाँ जी, इसको जरा लाइक टर्म्स को कलेक्ट करके सॉल्व करो। मैम एक बार क्रॉस से करके देखना। मैं एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके दिखाता हूँ।
हाँ जी स्टूडेंट्स, करा सिंप्लीफाई। x minus 7 minus x minus 4 Yes, on ma'am. x square minus 7x plus 4x minus 28 is equals to 11 upon 30. x और minus x cancel. Minus 11 upon x square minus 3x minus 28 is equals to 11 upon 30. यहाँ तक मिल गया आपका आंसर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मिल गया? अब देखो Yes, ma'am. इसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं 11 हम दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं और फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कैंसिल करके यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया और हम कहते हैं -30 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। शिफ्टिंग करी हमने, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस ये स्टेप ध्यान रखने वाला है और किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बीच में हमारा माइनस साइन है, तो ये x प्लस 4 का माइनस x माइनस 4 बन जाएगा। Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पे तो सीधे सीधे फैक्टर्स नजर आ रहे हैं, -2 -1। आप चाहे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लो, चाहे इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। अगर नजर आ जाते हैं तो फैक्टराइजेशन इज इजी, -2 -1 सीधा सीधा नजर आ रहे हैं मुझे। Yes, ma'am. सम चाहिए -3, प्रोडक्ट चाहिए 2, -2 -1 आई कैन यूज। ठीक है, Yes, ma'am. इसके बाद अब हमारे आगे आ रही हैं स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स और स्टूडेंट्स 1 बाय 1 कोशिश करना कि मेरे को स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का आंसर दो। आदिल आपसे शुरू करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम इजी है, सबसे पहले आप शुरू करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट प्रॉब्लम, इक्वेशंस बनाना। करो आदिल शुरू, रीड करो पहले तो क्वेश्चन को। बुक लेके बैठे हो या नहीं लेके बैठे हो? Ma'am, है book है. वेरी गुड, चलो फिर बुक से रीड करो क्या लिखा हुआ है। The sum of the reciprocals of Rahman's ages 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. एक ही चीज फाइंड करनी है हमने, रहमान की एज। तो कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन? लेट रहमान एज बी x years, है ना? Yes, एक ही ma'am. वेरिएबल लेंगे, y तो लेने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ हमें कहा है रहमान की एज फाइंड आउट करो, तो हमने उसकी एज ले ली x years। फिर दो चीजों की बात हो रही है, 3 years ago, है ना? 3 years ago लिखा है ना? Yes, ma'am. क्या होगी रहमान की एज? X minus 3. x माइनस 3, बिल्कुल सही। फिर 5 years आफ्टर लिखा है एक चीज, है ना? 5 years from now, from now X का मतलब plus- आफ्टर, X plus 5. x plus 5, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन में क्या करना है? सम करना है ना? Yes, किसका ma'am. सम करना है? Ma'am, रेसिप्रोकल, दोनों. रेसिप्रोकल का, इनका नहीं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल पता है ना? 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? बोलो, रेसिप्रोकल का मतलब 2 का रेसिप्रोकल क्या होएगा? 1/2. 1/2, बिल्कुल सही। तो अब हमने इनका रेसिप्रोकल लेके उसका सम करना है। हाँ तो बताओ आदिल, आप बोलोगे, बताओ क्या इक्वेशन बनेगी? काफी हिंट्स मिल गया आपको, कोशिश करो। Ma'am, हाँ रेसिप्रोकल लो बेटा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो क्या होएगा? x माइनस 3 का रेसिप्रोकल ma'am, 1/x One. माइनस, ठीक है? अब आगे बोलो, प्लस 1/x plus 5. बिल्कुल किसके इक्वल है? 1/3. ये बन गई है इक्वेशन।
मतलब स्टेटमेंट प्रॉब्लम का रूल ही यही है कि जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, बिना अपना कुछ और सोचे समझे। रेसिप्रोकल लिखा है रेसिप्रोकल लिख लो, सम लिखा है सम कर दो, मोर लिखा है तो प्लस कर दो, लेस लिखा है माइनस कर दो, टाइम्स लिखा है मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर लिखा है स्क्वायर कर दो। जो क्वेश्चन में लिखा है वो करते रहो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा था, रेसिप्रोकल लो। किसका रेसिप्रोकल लेना है, 3 years ago का एंड 5 years आफ्टर का, और फिर उनका क्या करना है, सम। तो हमने प्लस कर दिया। किसके इक्वल है, 1/3 के, तो उसको इक्वल टू 1/3 कर दिया। ठीक है बात, Yes, ma'am. समझ आई इक्वेशन स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. तो अब इसको सॉल्व करना है तो फिर से हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। x माइनस 3 x प्लस 5 इज द एलसीएम। इस तरफ हमारा x प्लस 5 आ जाएगा। अब क्योंकि बीच में प्लस साइन है फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। माइनस साइन हो तब हमें ब्रैकेट लगा के साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस साइन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 2 आ गया, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन मेरी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू, मतलब मैंने डायरेक्ट लिख दिया, प्लस माइनस मैंने फटाफट कैलकुलेट कर लिया। आप लोग अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। और यहाँ पे भी स्प्लिटिंग इजीली नजर आ रही है, बता सकते हो क्या होगी स्प्लिटिंग इसकी। -3 और +5 -3 और +5 कैसे, -3 और +5 से तो 15 नहीं, आएगा। रुको 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 हमारा तो 21 है। -7 + 3 -7x + 3x. -7 + 3 बिल्कुल सही। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं माइक म्यूट करके बोल रहा था। ओके। -7 + 3 स्प्लिटिंग नजर आ रही है, तो आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, ma'am. मैम इसकी स्प्लिटिंग क्या आई थी मैम? -7 + 3 बेटा, 7 3 = 21 और 4 चाहिए तो -7 + 3 -4 चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। मैं बताऊं नेक्स्ट मैम? हाँ जी, कौन देगा नेक्स्ट का आंसर? वर्जोत। परजोत, ओके चलो ठीक है। परजोत पहले तो क्वेश्चन रीड करो। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would be been 210. Find her marks in the 2 subjects. हाँ जी, कैसे स्टार्ट करोगे? मैम लेट मैम द 2 दिए हैं मैम। मैम लेट द मार्क्स x हो जाएगा मैम। एक्स लोगे? यस मैम। किसमें लोगे? मैथ्स और इंग्लिश दो है ना सब्जेक्ट, किसमें एक्स ले रहे हो? मैथ्स में। मैथ्स में एक्स, तो इंग्लिश में क्या हो गई? Y. मैम x y हो गया। वाई बोलो स्टूडेंट्स।
Yes, ma'am. एक्स एंड वाई लेके करें? Yes, मैम ma'am. 30 माइनस एक्स ले लो। ओके चलो स्टूडेंट्स, दोनों तरह से मैं कर रही हूँ। एक तो है कि वाई ले लो, और एक, चलो पहले वर्जोत का मेथड करते हैं, फिर दूसरा मेथड करेंगे। ओके 30 माइनस एक्स ले लिया वर्जोत, फिर उसके बाद आगे बताओ क्या करेंगे? मैम more 2 marks more in mathematics, मैम आ जाएगा x plus 2। मैम फिर उसके बाद आ जाएगा मैम got 3 marks less in English, मैम 30 minus x minus 3 is equals to 27। ठीक है, और फिर दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है। अब यस मैम 200 है। चलो ठीक है, तुम्हें तो समझ आ गया। हाँ जी, अब वाई से कौन कह रहा था मुझे करने को? मैम मैं आदिल। आदिल। हाँ जी, कौन कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वाई से करने में, एक्स और वाई लेके? प्लीज रेज योर हैंड्स। शान, ओके। आदिल ने तो बोला ही है। खैर बाकी स्टूडेंट्स बताओ ना फिर किस मेथड से करना है आपने? जैसे प्रजोत ने बोला है उससे करना है, या दूसरा मेथड है कि आप एक के एक्स ले लो एक के वाई ले लो? चलो आदिल आपके हिसाब से करते हैं। शान, एक के हमने एक्स ले लिए मार्क्स, एक के वाई ले लिए, तो अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ मार्क्स इज 30, क्या बनेगी? X plus Y is equal to 30. x प्लस वाई इक्वल्स टू 30, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इफ he had scored or she had scored 2 marks more in maths। हाँ जी, तो मैथ्स के मार्क्स क्या हो गए? 2 marks more, +2 x plus 2, Yes, ma'am. और 3 marks लेस इन इंग्लिश, तो इंग्लिश के Y मार्क्स क्या हो गए? Y minus 3. और उनको क्या करना है? मल्टीप्लाई, एंड दैट इज इक्वल्स टू 210। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है ना स्टूडेंट्स? अगर आप एक्स और वाई लेके कर रहे हो तो फिर आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक ये और एक ये। अब आप एक्स और वाई में से किसी की भी वैल्यू निकालो और उसको पुट कर दो। Yes, ma'am. ठीक है, अब सपोज मैं y के निकालती हूँ 30 माइनस एक्स, तो x प्लस 2 एज इट इज, y के प्लेस पे लिखा 30 माइनस एक्स। अब ये देखो बरजोत, वही सेम इक्वेशन आ गई जो आपने बनाई थी। ठीक है ना? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से लिखो और फिर मेरे को बताओ आप लोगों की सेम इक्वेशन बन रही है या नहीं बन रही है। देखो ये इक्वेशन बनेगी मेरे हिसाब से। बोलो स्टेटमेंट प्रॉब्लम समझ आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स का स्टूडेंट्स कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपने समझना है, पढ़ना है क्वेश्चन को ध्यान से और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशंस बनाते रहना, बस यही है इसमें। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, अब आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको स्प्लिटिंग नजर आती है स्प्लिटिंग से कर लो, नहीं नजर आती तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कौन बताएगा? ट्राई करो। मैं बताऊं मैम? कौन बोल रहे हैं? वर्जोत। वर्जोत, आपने तो अभी लास्ट क्वेश्चन बताया ना, आदिल ने एक बता दिया, एक आपने बता दिया, कोई और स्टूडेंट ट्राई करे। मैम इसका आंसर बता दूं मैम? हाँ इसका आंसर बता दो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मैम मैंने मैम क्वाड्रेटिक
उस फॉर्मूला से किया मैम। x की वैल्यू 25 प्लस रूट 1 अपॉन 2। 25 प्लस रूट 1 अपॉन 2। नहीं, डी क्या निकाला है तुमने? डी बताओ मुझे, तुमने डी गलत निकाला है। डी नहीं निकाला मैम मैंने। हाँ चलो, वही रूट के अंदर आपका क्या आया? 1 आया मैम 625 माइनस 624। हाँ, तो 1 आ गया ना। हाँ, यस तो रूट 1 का रूट 1 ही तो होता है बेटा, तो उसको आगे फर्दर सॉल्व करो ना। मैम 26 एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आपकी 13 12 एंड 13, दो वैल्यूज 12 आएंगी। एंड 13। हाँ, और दोनों पॉसिबल है, मार्क्स हैं। 12 भी हो सकते हैं मार्क्स, 13 भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों पॉसिबल है मार्क्स। तो हम कहेंगे कि अगर उसके मैथ्स में मार्क्स 12 है तो इंग्लिश में हो गए 30 माइनस 12 18। और अगर मैथ्स में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में हो गए 17। तो दो आंसर्स आएंगे यहाँ। जब आप सॉल्व करोगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी 12 एंड 13, और दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, तो उनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी वैल्यू को रिजेक्ट नहीं कर सकते। दोनों वैल्यूज लेके सॉल्व करेंगे कि अगर x का मतलब मैथ्स के मार्क्स 12 है तो इंग्लिश के हो गए 30 माइनस 12 18। अगर मार्क्स 13 है तो इंग्लिश में हो गए 30 माइनस 13 17। ठीक है, यस मैम। हाँ जी। तो अब बताइए आगे। मैम 6th में फर्स्ट इक्वेशन ये बनेगी x प्लस 30 x प्लस 30 एंड सेकेंड x प्लस 60। आपने क्या लिया? पहले तो x मैम बताओ ना। स्क्वायर नहीं लगाया मैम। मैम हाँ, ब्रेथ x क्या x है? ब्रेथ ब्रेथ x ली आपने, और लेंथ क्या ली? x प्लस 30 x प्लस 30 ले। ओके, एंड डायगोनल x प्लस 60। डायगोनल x प्लस 60, बिल्कुल ठीक। तो अब फिर आप मैम इक्वेशन क्या बनाओगे? x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू x प्लस 60 स्क्वायर। यस, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन श्रेया ने आंसर दिया है, रीड कर लो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। हम रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेते हैं, ये उसका डायगोनल है। Diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side and length is 30 meters more than the shorter side. तो ये shorter side को हमने x ले लिया, लेंथ हो गई x प्लस 30, डायगोनल हो गया x प्लस 60। ठीक है, अब हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल होता है ये रेक्टेंगल के केस में भी 90 डिग्री होता है। तो हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं और हमारी इक्वेशन बन जाएगी वही, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। बताओ स्टूडेंट्स। मैम आप बताना। हाँ जी बताओ, इस समझ आया या ये नहीं समझ आया? मैम एक बार फिर से बताना। बेटा देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, हमने रेक्टेंगल फील्ड बना दिया पहले, इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड एंड लेंथ इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, है ना। तो शॉर्टर साइड मतलब ब्रेथ होगी शॉर्टर साइड, उसको हमने x ले लिया, तो लेंथ हो गई 30 मीटर मोर यानी x प्लस 30, डायगोनल हो गया x प्लस 60। अब ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है जिसका बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, तो इनके बीच में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इक्वेशन बना सकते हैं, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हम इसको आगे आइडेंटिटी लगा के जब ओपन करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये आ गया 2x, एक x
मैं इसको एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूंगी, 2x² इधर है, एक x² इधर से आएगा तो x² बच जाएगा मेरे पास। फिर 60x माइनस 120x माइनस 60x बच गया, और ये इधर आके माइनस 2500 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बच जाएगी। देखो चेक करो, सबको एक तरफ शिफ्ट करो और इक्वल टू 0 की फॉर्म में। और ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। आपका x आ जाएगा, x आ गया तो यानी आपकी ब्रेड्थ आ गई, उसमें 30 प्लस करोगे तो लेंथ आ जाएगी। बताओ स्टूडेंट्स। यस मैम, यही है। एनी प्रॉब्लम? नो मैम। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन डिस्कस करेगा? कमल, आज मुझे आपकी आवाज नहीं आई अभी तक। भाभी आपकी भी आवाज नहीं आती आजकल। रोहन, इवन, बताओ तीनों में से कौन बताएगा? कमल, भाभी एंड रोहन, प्लीज रेज योर हैंड्स जो आंसर देने के लिए रेडी है। और मैंने आपको इतनी बार समझाया है, गलत दो आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू गिव आंसर। भावित, कमल एंड रोहन, तीनों में से कोई भी स्टूडेंट? ओके भावित, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180. Square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. हाँ जी भाविक, पहले तो ये बताओ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द टू नंबर्स। हाँ जी, क्या करें हम? क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें? एक्स एंड वाई लेके स्टार्ट करें, कैसे करें? बोलो। ये स्टूडेंट्स बताओ कैसे स्टार्ट करें? हम कोई भी बता ले। नहीं, भाभी तो रोहन ने से दोनों ने किसी ने बताना है। मैंने भाभी रोहन और उसको बोला है ना कमल को बताने के लिए। भाभी तो रोहन के हाथ खड़े हुए हैं, तो प्लीज लेट मी नो, दोनों में से कोई भी बताए। एक्स एंड वाई लेके सॉल्व करना है, खाली एक्स लेके सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें? आवाज नहीं आ रही है रोहन, चेक करो। भाभी आप बोलो, रोहन, दोनों में से कुछ भी, कोई भी बोले बेटा, नहीं तो फिर मुझे किसी और स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। चलो कोई और स्टूडेंट बताओ फिर कैसे करें? मैम लेट दी मैम टू नंबर्स x and y। मैम फर्स्ट Okay. इक्वेशन मैम लेट फर्स्ट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई, है ना? दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स एंड वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। मैम y² minus x² is equals to 180। अब आपको डिफरेंस लेना है ना। अब आपने खुद सोचना है कि आप x² माइनस y² लिख रहे हो या y² माइनस x² लिख रहे हो, क्योंकि जो आपका बड़ा नंबर है वो पहले आएगा, है ना? मैम आपकी मर्जी है। y² बड़ा नंबर है। हाँ, जिसको मर्जी बड़ा ले लो। x² माइनस y² इक्वल्स टू 180 ऐसे लिख लो, या y² माइनस x² इक्वल्स टू 180 ऐसे लिख लो। अब अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो x बड़ा है, ऐसे लिख रहे हो तो y बड़ा है। अब उसके बाद क्या कहा है? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। मैम x² is equals to 8y हो जाएगा मैम। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मतलब अगर तो मैं ये इक्वेशन लिख रही हूँ तो y² इज इक्वल्स टू 8x, और अगर ये लिख रही हूँ तो x² इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, क्योंकि इस केस में स्मॉलर नंबर क्या है? x। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर।
कैसे भी लिख सकते हो आप। अब वाई स्क्वायर के प्लेस पे ये वैल्यू रख दो और आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है ना? Yes, ma'am. हाँ जी, तो बस करो फिर इसको सॉल्व। किसी भी मेथड से आगे आप सॉल्व कर सकते हो। 18 और 10 इसकी स्प्लिटिंग नजर आ रही है इजीली। -18 + 10 स्प्लिटिंग नजर आ रही है ना? Minus. Yes, ma'am. -18 यही. + 10 और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? Yes, स्टूडेंट्स, ma'am. आगे मैंने ट्रेन्स वाले क्वेश्चंस तो आपको पहले ही करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 10। तो एक क्लास हम और लगाएंगे इस चैप्टर के ऊपर और फिर उसके बाद इसकी असाइनमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप जिन स्टूडेंट्स का मंडे को एग्जाम है उनको ये चैप्टर काफी हद तक उनका प्रिपेयर हो गया। बोलो, कोई डाउट Yes, है तो आप ma'am. मेरे से पूछ सकते हो बेटा, नहीं तो फिर आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर। ठीक है, ओके, नो डाउट्स। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस जरूर करनी है क्वेश्चंस की, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम गोइंग टू लीव नाउ। थैंक यू स्टूडेंट्स, और आपके सर अभी थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। तो आई होप के आप सबको क्लियर हो गए। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके चिल्ड्रन, ओके Thank you, ma'am. ओके बेटा।